दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है और वो ये कि आपको क्या लगता है आपके हिसाब से पिरामिड इजिप्ट के इतिहास में किस लिए बनाए जाते होंगे। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 99.99% लोगों का जवाब यही होगा कि इजिप्ट में पिरामिड बनाए जाने का मकसद बड़े बड़े राजाओं की कब्र को सही सलामत तरीके से अंदर रखना था और हमें तो स्कूलों में भी यही पढ़ाया गया है। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि बहुत से किताबों के हिसाब से जिन भी पिरामिड्स को राजाओं के मकबरे के रूप में स्थापित किया गया था उन पिरामिड्स में से किसी एक के अंदर से भी आज तक एक भी मम्मी बरामद नहीं की गई है। बट इफ दैट्स नॉट द केस देन हियर कम्स द मेन क्वेश्चन कि आखिर इतना सारा पैसा खर्च करके इतने रिफाइंड आर्किटेक्चर के साथ इन बिल्डिंग्स को बनाने का मकसद था क्या। और लास्ट डिकेड में की गई आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी के हिसाब से आज हम जिन पिरामिड्स को देख रहे हैं वो असल में हाइपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स थे जो कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को पावर करने की कैपेसिटी के साथ डेवलप किए गए थे। लेकिन कैसे, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं पिरामिड्स के इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म के बारे में। दोस्तों द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में तीनों पिरामिड्स हैं जिनका नाम है पिरामिड ऑफ खाफरी, पिरामिड ऑफ खुफू और पिरामिड ऑफ मेनकौरी, जिनके बारे में पहले तो सोचा जाता था कि इन तीनों पिरामिड्स के अंदर इन तीनों शासकों की कब्र मौजूद है। लेकिन जब 20वीं सदी में परमिट लेने के बाद इत्मीनान से तीनों पिरामिड्स का कोना कोना छान लिया गया तब पता चला कि पिरामिड ना सिर्फ अंदर से पूरी तरह खोखला है बल्कि पिरामिड के अंदर मौजूद चेम्बर्स में भी ना तो किसी धार्मिक स्थल के होने का प्रमाण था और ना ही किसी राजा की कब्र का सबूत था। इनफैक्ट जैसे अगर आप मिस्र की किसी भी प्राचीन जगह में क्यों ना चले जाए, आपको उस जगह की दीवारों पर हायरोग्लाइफिक्स यानी कि ऐसी तस्वीरें जरूर मिलेंगी। आफ्टर ऑल ये आर्ट्स एक तरह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन का सिंबोलिज्म है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आप द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर जाएंगे तो आपको पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी एक भी हायरोग्लाइफिक नहीं मिलेंगी, जो कि इस स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रेंज बना देता है। ना सिर्फ इस नजरिए से कि इस प्राचीन आर्किटेक्चर का निर्माण एंशिएंट इजिप्शियन ने नहीं किया था, बल्कि इस पर्सपेक्टिव से भी ये डिटेल एक मिस्ट्री क्रिएट कर देती है कि अगर इसका कोई सिविलाइजेशन मोटिव नहीं था देन व्हाई वाज इट इवन बिल्ट ऑन द बैरन लैंड्स। अब मेरी इसी क्यूरियोसिटी को एक अलग डायरेक्शन दी अप्रैल 2018 में की गई एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन ने, जिसमें जब स्विस एस्ट्रोनॉमिकल राइटर जियोर्जियो ए सुकालोज ने एक हिडन चेंबर खोजने के लिए ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर कदम रखा तो उन्होंने दिखाया कि पिरामिड के अंदर का स्ट्रक्चर और इवन अंदर के मटेरियल भी बाहर मौजूद मिनरल से बहुत ज्यादा अलग है। अब अगर आप बाहर से द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखेंगे तो आपको चारों तरफ ज्यादातर बस लाइमस्टोन के पत्थर ही दिखाई देंगे, लेकिन वहीं पिरामिड के अंदर रेड ग्रेनाइट से सब कुछ बना हुआ है। अब जो मिनरल्स पिरामिड से 1000 किलोमीटर दूर पे मौजूद थे। हालांकि इस पूरे एपिसोड में मेरी नजर गई उस मोमेंट पर जब हाईलाइट किया गया कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा और उसके आसपास के दोनों पिरामिड कोई कब्र नहीं है बल्कि एक हाईली एडवांस पावर जनरेटर है। 1857 में जब इन पिरामिड्स को बहुत ज्यादा नहीं छेड़ा गया था तब ये रिकॉर्ड किया गया था कि पिरामिड के कई हिस्सों में गोल्डन वायर्स फैली हुई थी जो एक साथ आकर पूरे पिरामिड से होते हुए उस जगह पर किसी सर्किट की तरह मिल जाती थी, जिस जगह को हम आज किंग्स चेंबर के नाम से जानते हैं। पर आखिर ये वायर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती कहां से थी? ये तरीका बहुत ही दिलचस्प था और उसी को डिकोड करने के लिए दो मेथड्स प्रपोज किए गए। अब पहले मेथड के हिसाब से जिस तरह से किसी इलेक्ट्रिक सेल के टॉप पर कॉपर की परत चढ़ी होती है बैलेंस्ड पावर फ्लो बनाए रखने के लिए, अब ठीक उसी तरह पहले इस पिरामिड का टॉप भी सोने की परत से बना हुआ था, जिसे रिसर्चर्स ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं। जिसके अकॉर्डिंग पहली प्रेडिक्शन तो ये करी जाती है कि या तो स्काई लाइटिंग के टॉप पर गिरने से या फिर एलियंस द्वारा किसी बीम के थ्रू उस टॉप पर एनर्जी पास करने से पिरामिड को पावर दी जाती थी। और चूंकि पूरा पिरामिड ग्रेनाइट और लाइमस्टोन जैसे इंसुलेटर्स का बना हुआ है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पावर एस्केप नहीं होती थी और गोल्डन वायर्स के थ्रू उस सर्किट से एनर्जी को स्टोर किया जाता था ताकि फ्यूचर कंजम्पशन के लिए यूज किया जा सके।
हाँ, लेकिन इस तरकीब में वापस से वही एलियंस वाला तुक्का आ गया, इसलिए दूसरी अप्रोच थोड़ी रियलिस्टिक साउंड करती है, जिसे प्रपोज किया था क्रिस्टोफर डन ने। अब दोस्तों, क्रिस्टोफर के हिसाब से ये पिरामिड्स उस बड़े से पावर प्लांट के नेटवर्क का एक हिस्सा था, जिनका काम अर्थ की एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर रेडियो एक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट करना था, बेस्ड ऑन उस वक्त के अप्लायंसेस किस तरह की एनर्जी का यूटिलाइज करते थे। नाउ क्रिस्टोफर ने बताया कि धरती के अंदर बहुत सी हलचल होती रहती है, जिस वजह से माइक्रो वाइब्रेशंस एक परमानेंट रिजल्ट है इनर अर्थ रेगुलरिटीज का। अब एलियंस ने या प्राचीन मिस्र के लोगों ने उन्हीं वाइब्रेशन से जनरेट होने वाली एनर्जी को अडेप्ट कर लिया और फिर अंदर मौजूद नेटवर्क के थ्रू उस एनर्जी को पूरे एरिया में सर्कुलेट कर दिया। 1857 के उसी एक्सपीडिशन में पिरामिड के पास एक वाटर वेल शाफ्ट देखा गया था, जो हमें हमारे दूसरे मेथड के प्रॉपर प्रोसीजर की ओर लेकर आता है। दोस्तों, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर और पिरामिड के कनेक्शन को देखते हुए ये फैक्ट एस्टैब्लिश किया गया कि पहले इस प्रोसेस में पानी को नाइल रिवर से उस शाफ्ट के अंदर डाला जाता होगा। अब जिसके बाद पाइपलाइन के थ्रू शाफ्ट से पानी पिरामिड से भी करीब 2 लेवल नीचे एक ऐसे मीडियम की ओर ट्रांसमिट कर दिया जाता था जहां से वाइब्रेशंस रेजोनेट होती थी। क्रिस्टोफर ऐसा मानते थे कि पाइपलाइन के थ्रू पानी पिरामिड के नीचे किसी हाइड्रो पंप में भेजा जाता था, जो पानी की मदद से पावर क्रिएट करने के बाद वाइब्रेशंस ऊपर रेजोनेट करता था, और जिस वजह से धरती के नीचे क्रिएट होने वाली एनर्जी इनहैंस होकर पिरामिड के अंदर के पावर सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथ से पुश दिया करती थी। नाउ कुछ इस तरीके से वाइब्रेशंस को अंदर के एलिमेंट्स और मैकेनिज्म की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने के बाद उस वेव को आसपास के एरिया में ट्रांसमिट कर दिया जाता था, जिससे काइंड ऑफ एक वायरलेस इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरे एरिया को पावर करती थी। अब वैज्ञानिक इसे अच्छे से डिफाइन करने के लिए इस तकनीक को टावर ऑफ बेबल और टेस्ला टावर के एक हाइब्रिड आउटपुट के रूप में डिटरमाइन करते हैं। नाउ ये बात केवल हवा में ही नहीं सही कही जा रही है, बल्कि क्वींस चेंबर के पास खासकर उस एरिया के सरफेस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक के ट्रेसेस भी 2014 में की गई खोज में पाए गए थे, जिनके रिएक्शन से निकलने वाले प्रोडक्ट में जो हीट जनरेट होती है, ड्यू टू विच इन दोनों ही एलिमेंट्स के ट्रेसेस को पिरामिड के अंदर थर्मल एनर्जी के क्रिएशन का भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस एज्यूम किया जा सकता है। आज अगर आप इजिप्ट की उन एंशिएंट वॉल पेंटिंग्स को एक बार वापस से जाकर देखेंगे, जो पहले देखने में रहस्यमयी लगती थी, तो इस खोज के बाद वही चीजें सेंस बनाने लगती है। प्राचीन मिस्र के हायरोग्राफिक्स में ऐसी ड्राइंग्स कई बार देखी गई है जिसमें लोगों के हाथों में टॉर्च जैसा कुछ अप्लायंसेस था, जिसे देखने के बाद खोजकर्ताओं का पहला सवाल यही था कि इतने सालों पहले उस ऑब्जेक्ट में पावर कैसे आई। और अब पिरामिड के इस पर्सपेक्टिव को जानने के बाद हमें शायद उन सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब अगर ये सारी बातें सही है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हमने फाइनली मानव इतिहास की 4500 साल पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है? वेल, इस सवाल और इसके जवाब के बीच में आता है सिर्फ एक चेंबर, जिसे साल 2017 में डिस्कवर किया गया था। 2 नवंबर 2017 के दिन नेचर जर्नल में पब्लिश किए गए एक आर्टिकल और पेपर में कुछ जापानीज रिसर्चर्स ने अपनी मुऑन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर मौजूद एक अनडिस्कवर्ड वॉइड को डिटेक्ट करने की बात रखी है, जिसके बाद यह एस्टिमेट किया जाने लगा कि खुफू के पिरामिड के अंदर द ग्रेट गैलरी के जस्ट ऊपर एक ऐसा चेंबर है जिसके रहस्यों को खंगालना अभी भी बाकी है। अब करीब 100 फीट चौड़ा ये चेंबर ना सिर्फ प्रपोज पावर प्लांट स्ट्रक्चर के नियर अबाउट सेंटर में आ रहा है, बल्कि पिरामिड में उसकी लोकेशन भी कुछ इस तरह की डिटेक्ट की गई है जैसे किसी मेन बिल्डिंग के अंदर कोई कंट्रोल रूम होता है। अब दोस्तों, हाल ही में उठे पावर प्लांट से संबंधित शक को जब इस चेंबर का सहारा मिला, तो लोगों ने यह क्लेम किया कि आज भी इस चेंबर के अंदर एलियन सिविलाइजेशन के सबूत हो सकते हैं, और कई लोगों ने गवर्नमेंट पर थोड़ा दबाव भी डाला है ताकि सरकार उन्हें पिरामिड के उस हिस्से तक पहुंचने की परमिशन दे सके। लेकिन चूंकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ना सिर्फ इजिप्ट के 90% टूरिज्म की वजह है, बल्कि ये स्ट्रक्चर 4500 सालों से मजबूती के साथ अपनी जगह पर टिका हुआ है, इसीलिए सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। और यही कारण है कि आज तक इतनी सारी मिस्टीरियस चीजों की परिकल्पनाएं उठ चुकी है, पर कभी भी किसी भी पिरामिड के अंदर खुदाई नहीं की गई है, क्योंकि किसी भी नुकसान की वजह से अगर इसका आर्किटेक्चर तबाह हो गया, तो ना सिर्फ मानव इतिहास का एक अहम हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए धूल में मिल जाएगा, बल्कि मिस्र की सरकार का बहुत बड़ा सोना का अंडा
राख हो जाएगा। हालांकि कुछ टेक्निक्स ऐसी जरूर प्लान करी जा रही है जिनके माध्यम से उस चेंबर के अंदर क्या है ये बिना किसी छेड़खानी के पता किया जा सके, और वैज्ञानिक उस वाटर पंप की भी तलाश के लिए अंडरग्राउंड एविडेंस खोजने की पहल शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इजिप्ट की सरकार इस जगह को लेकर इतनी सेंसिटिव है कि रिसर्च की परमिशन लेनी भी कई बार बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, और इसीलिए इन सारे प्रोजेक्ट्स को अनिश्चित काल तक पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे आपके हिसाब से क्या ये पिरामिड कोई पावर प्लांट हुआ करते थे या नहीं, और इसके सेंटर में मौजूद चेंबर्स का इस पावर प्लांट में क्या रोल हो सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कंजूसी मत करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।